तो आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज डीपीडीपी रूल्स। डीपीडीपी ट्वेंटी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। अभी क्या हुआ है, सरकार ये रूल्स है वो निकाल दी है। और रूल्स का काम क्या है, इन रूल्स का काम क्या है, डीपीडीपी रूल्स। न्यूज देखी कि नहीं है? डीपीडीपी रूल्स 2025, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025। न्यूज क्या है, नोटिफाइड, मतलब इन रूल्स को नोटिफाई कर दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियाज फर्स्ट full-fledged privacy laws goes viral. What DPDP rules 2025 mean for your daily apps? ठीक है, तो ये रूल्स कर क्या रहे हैं, ये रूल्स कर क्या रहे हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। ये आपके जो डीपीडीपी एक्ट 2023 में बना था, इसको इसको क्या कर रहे हैं, इसको फुल्ली ऑपरेशनलाइज कर दे रहे हैं, इसको ऑपरेशनलाइज कर दे रहा है। ठीक है, एक्ट्स क्या होते हैं और रूल्स क्या होते हैं। एक्ट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट जो है वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट। ये कानून है, डीपीडीपी एक्ट एक कानून है। ठीक है, और ये क्या है, मतलब इट्स अ लॉ, इट्स अ लॉ। और रूल्स क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट लॉज होते हैं या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है। जिन्होंने गवर्नेंस और पॉलिटी कर लिया उन्होंने एक टर्म सुना होगा, एक लेजिस्लेशन होता है। जैसे एक्ट इज एन लेजिस्लेशन, एक्ट जो है वो एक लेजिस्लेशन है। क्यों, क्योंकि बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और बिल जब पारित हो जा रहा है तो वो क्या कहला रहा है, वो आपका अधिनियम या एक्ट कहला रहा है। ठीक है, तो जो एक्ट्स बनते हैं वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंटेरियंस का नेचर क्या होता है, जर्नलिस्ट नेचर होता है उनका। जो सांसद होते हैं जो आप चुन के भेजते हैं वो क्या होता है, वो कोई स्पेशलिस्ट तो होते नहीं है, लेकिन चूंकि वो लीडर है तो उनका विजन होता है। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में कानून कौन बनाएगा, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, तो वो ये काम कर देते हैं। लेकिन दे आर नो एक्सपर्ट्स, उनके पास कोई डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है। हो सकता है जो सांसद आप चुन के बैठे हैं उनको ना पता हो उतना डेटा प्रोटेक्शन या इन सारी चीजों के बारे में, लेकिन उनके पास एक विजन है, कलेक्टिव विजन है पार्लियामेंट के पास। तो वो ओवर आर्किंग क्या विजन हो सकता है डेटा प्रोटेक्शन को लेके, वो बना देते हैं। तो एक्ट वो चीज होती है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा रूल्स के माध्यम से, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा रूल्स के माध्यम से। जैसे एक हो गया लार्जर विजन, पॉलिटिकल क्लास है वो विजन बता सकता है कि विकसित भारत 2047 होना चाहिए। इसके लिए मान लिया कोई एक्ट आ जा रहा है कि हमको इतना किलोमीटर की रेलवे लाइन चाहिए, इतने हाईवे चाहिए, हमको एक्सपोर्ट इतना करना है, तो ये क्या है, ये सारी चीजें एक्ट में रहेंगी। लेकिन ग्राउंड लेवल पे इसको कौन एग्जीक्यूट करेगा, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे, एक्ट के प्रोविजंस को एफेक्चुएट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे रूल्स बनाएंगे, बाई लॉज बनाएंगे, ऑर्डर्स बनाएंगे। इसीलिए इनको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा जाता है। एक्ट कौन बना रहा है, पार्लियामेंट बना रहा है, लेकिन रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, बाई लॉज हैं, जिनको हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। इनको हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। ये कौन बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो जो एक्ट है वो आ गया था आपका 2023 में। जो अधिनियम है डेटा प्रोटेक्शन का जो एक्ट है वो आ गया था 2023 में। इसको मेंस में क्वेश्चन भी आया है सीधे कि डीपीडीपी एक्ट क्या है, इसके क्या प्रावधान है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये 2023 में आ गया था। लेकिन अब क्या है, इसको ग्राउंड लेवल पे कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, उसके लिए जो रूल्स बने हैं वो अभी 2 साल बाद हमको देखने को मिला है थ्रू डीपीडीपी रूल्स। ठीक है, अब ये एक्ट कर क्या रहा है बेसिकली, पहले बात कर लेते हैं डीपीडीपी एक्ट के बारे में। ये 2023 का एक्ट है, ये क्या है। 1990s के बाद हमको क्या देखने को मिला, इंटरनेट है वो बहुत तेजी से पेनिट्रेट किया है, आईसीटी रिवॉल्यूशन हमको देखने को मिला। अब क्या है, इंटरनेट जो है उसका जो यूसेज है गवर्नमेंट में, प्राइवेट बिजनेसेस में, वो भी क्या हुआ है, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और अभी क्या है, इंटरनेट इतना डेमोक्रेटिक हो गया है, सोशल मीडिया आ गया है। ठीक है, जो हमारा इंटरेक्शन है बिजनेसेस से, गवर्नमेंट से, वो भी क्या हो गया, इंटरनेट से बहुत ज्यादा प्रभावित है, या इंटरनेट बेस्ड बहुत ज्यादा है। जो काम ट्रेडिशनली हम पेपर के माध्यम से करते थे, अब हम कैसे कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे रेलवे बुकिंग, यूपीएससी फॉर्म, ये सारी चीजें
या बिजली का बिल पे करना, ये सारी चीजें हम पहले कैसे करते थे? कन्वेंशनल तरीके से करते थे, लेकिन अब हम इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। सोशल मीडिया आ चुका है, पर डे आप देखिए ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज डालते हैं, तो पर डे हम बहुत ज्यादा डेटा जनरेट भी कर रहे हैं। ये सब डेटा कहाँ जा रहा है? ये डेटा जो है वो आपका डेटा सेंटर्स पे जा रहा है, जो प्राइवेट एंटिटीज है। इनका मिसयूज भी हो सकता है, इनका मिसयूज भी हो सकता है। मुकेश अंबानी ने क्या टर्म यूज किया है या फ्रेज यूज किया है? डेटा इज अ न्यू ऑयल। बोला है ना उन्होंने, डेटा इज अ न्यू ऑयल, कि आगे आगे सुपर पावर वो बनेंगे, वो एंटिटीज बनेंगी, वो नेशंस बनेंगे जिनके पास डेटा है, जिनका कंट्रोल किस पे है? डेटा पे है। पहले क्या था? जिनके पास मिलिट्री बहुत भारी है, ठीक है, नेवी बहुत भारी है, वो लोग सुपर पावर होते थे। अब क्या है? अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मास्टर कर पाएगा ग्लोबली, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को मास्टर कर पाएगा, ठीक है, या आपका और भी इमर्जिंग फील्ड्स हैं, ऑटोमेशन है, उसको मास्टर कर पाएगा, वो सुपर पावर रहेगा, ठीक है। वो कंपनियां जो अच्छे से डेटा प्रोसेस कर पाएंगी, वो अपना माल ज्यादा बेच पाएंगी, डोमेस्टिकली एंड ओवरसीज। तो डेटा जो है, डेटा इज एट द सेंटर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी किस पे बेस्ड है? पूरा पूरा डेटा पे बेस्ड है। एआई पे आप जितना डेटा डालते जाएंगे, अपनी चैट जीपीटी में जितना डेटा आप इसको पिलाते जाएंगे, आपका जो एआई अकाउंट है वो और ज्यादा मैच्योर, आपका जो चैट जीपीटी है वो और मैच्योर होता है। तो आपको ये बात पता है, कंपनीज को भी ये बात पता है। कंपनीज क्या करती हैं? अगर रेगुलेशंस अच्छे नहीं हुए तो आपका वो डेटा है वो मिसयूज कर सकते हैं, आपके डेटा को वो मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा का जो यूज है वो तो जुडिशियस होना चाहिए। अगर हमको, क्योंकि एक साइड क्या चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन दूसरे साइड हमको क्या चाहिए? हमको प्राइवेसी भी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ में डेटा कैसे मदद कर रहा है? तो डेटा होना चाहिए, ठीक। वही है कि देखिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे बिजनेसेस हो, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को इफेक्टिव करना है तो इनको डेटा चाहिए। मान लिए गवर्नमेंट टीबी को इरेडिकेट करने के लिए कोई नेशनल पॉलिसी ला रही है, तो उसके पास अच्छा डेटा होना चाहिए ना, कि इतने टीबी के पेशेंट्स हैं, इस स्टेट में टीबी के पेशेंट्स ज्यादा हैं, तभी वो अच्छी पॉलिसी बना पाएगी। बिजनेसेस को बिजनेसेस को भी अच्छा डेटा चाहिए। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे दिल्ली बंबई कई फ्लाइट्स चलती हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का कोई डिस्ट्रिक्ट है, गोरखपुर है, मान लीजिए गोरखपुर से दिल्ली की फ्लाइट चलानी है या गोरखपुर से बॉम्बे की फ्लाइट चलानी है, तो एयरलाइंस एयरलाइंस कब फ्लाइट चलेंगी? जब उनको पता रहेगा कि ठीक ठाक उनको ट्रैफिक है, वो मिल रही है उस रूट से। तो इसके लिए उनको क्या चाहिए होगा? उनको डेटा चाहिए होगा। पता चला वो फ्लाइट चला रही है, 2 लोग बैठ के जा रहे हैं, 3 लोग बैठ के जा रहे हैं, तो क्या होगा? 2 महीने 3 महीने में वो बंद कर जाएगी, वो स्क्रैप कर दी जाएगी। तो नई फ्लाइट चलाने के पहले एयरलाइन कंपनी को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डेटा एनालाइज करना पड़ेगा कि कितने लोग हैं जो एक्चुअल में अफोर्ड कर सकते हैं गोरखपुर और मुंबई की फ्लाइट, कितने लोग। अभी उसके लिए क्या डेटा आ सकता है? इसमें आपको डेटा हो सकता है, जैसे रेलवेज में AC1 में कितने लोग ट्रेवल करते हैं गोरखपुर से बॉम्बे, क्योंकि यही वो पोटेंशियल लोग होंगे जो पे कर सकते हैं ना। तो आपने देखा कि रेलवेज का डेटा यूज करके एयरलाइंस क्या कर सकती हैं? अपनी फ्लाइट्स को ऑपरेशनलाइज कर सकती हैं, ठीक है। आईफोन को नया आईफोन बेचना है, आईफोन 17 आया, सॉरी एप्पल को नया आईफोन बेचना है, आईफोन 17 आया, तो वो किन लोगों को टारगेट करेगा? वो उन लोगों को टारगेट करेगा जिनके पास ऑलरेडी आईफोन 16, 15 या 14 हो, वो उनके प्रोबेबल कस्टमर्स होंगे, तभी उनके ऐड आने लगेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों को यूपीएससी रिलेटेड कई एडवर्टाइजमेंट्स आते होंगे जो आपकी इंस्टा फीड है, क्यों? क्योंकि जो सोशल मीडिया कंपनीज है वो आपका एल्गोरिदम पकड़ चुकी हैं, मतलब हाउ यू थिंक, तो उनका एल्गोरिदम है वो क्या करता है? अपनी फीड में यूपीएससी का कंटेंट ऊपर रखता है। आपकी फीड में आपने देखा होगा यूपीएससी रिलेटेड या जिस टाइप का वीडियोस, आपका जो पॉलिटिकल कलर है, तो ये सारी चीजें क्यों हो पा रही हैं? क्योंकि आपका डेटा जो है हार्नेस किया जा रहा है। तो चाहे गवर्नमेंट को पॉलिसीज एग्जीक्यूट करनी हो या बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज को एक्सपेंड करना हो, ट्रेड को एक्सपेंड करना हो, अपने सेल्स है उनको एक्सपेंड करना हो, इन सारी चीजों के लिए डेटा की आवश्यकता है।
गवर्नमेंट को भी ये बात पता है, गवर्नमेंट खुद चाहती है कि बिजनेसेस हैं वो आगे बढ़ें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एफिकेसी है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा ना हो कि अब ये डेटा किसके पास से आ रहा है, हमारे आपके पास से आ रहा है, हमारे आपके पास से आ रहा है, तो हमारे आपके डेटा की प्रिवेसी भी होनी चाहिए, प्रिवेसी भी होनी चाहिए। अगर पूरा पूरा अनरेगुलेटेड रहेगा तो बिजनेस सेक्टर क्या करेगा? जो प्राइवेट सेक्टर है वो डेटा का मिसयूज भी कर सकता है। वो आपके, क्योंकि देखिए आप नया ऐप डाउनलोड करते हैं तो क्या बोला जाता है, अलाउ एक्सेस टू कॉन्टैक्ट्स, अलाउ एक्सेस टू कैमरा, ये सब भी चीजें हैं ना, तो वो होता है आपसे परमिशन लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि कुछ कुछ गाइडलाइंस होंगी जो उनको कहती हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जैसे कुछ चीजों की एक्सेस नहीं देते हैं, स्टोरेज की एक्सेस आपने नहीं दी, ठीक है, कॉन्टैक्ट की आपने एक्सेस नहीं दी, तो ये इसलिए होता है क्योंकि प्राइवेसी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या था, हमारे पास पीसमील रूल्स थे जो डेटा प्राइवेसी को गवर्न कर रहे थे, लेकिन फाइनली 2023 में हम क्या करते हैं, हम डीपीडीपी एक्ट ले आते हैं। डीपीडीपी एक्ट क्या कर रहा है, इन दोनों चीजों को बैलेंस कर रहा है कि मतलब डेटा प्रोसेसिंग भी जो है वो क्या होनी चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग है मतलब एक तयशुदा बैंड में एक रैशनल प्रोसेसिंग अलाउ होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना इकोनॉमिक ग्रोथ आज के समय में नहीं आ सकती है। हमको एआई बढ़ाना है, हमको बिजनेस एक्टिविटीज है वो भी बढ़ानी है, लेकिन डेटा को ऐसे ना प्रोसेस करें कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो प्राइवेसी है वो ट्रांसग्रेस हो रही है, उनकी निजता का हनन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी को इफेक्चुएट करने के लिए डीपीडीपी एक्ट आता है, डीपीडीपी एक्ट आता है। तो डीपीडीपी एक्ट है क्या बेसिकली, ये एक प्रकार का मान लीजिए लीगल फ्रेमवर्क है। दिस इज अ लीगल फ्रेमवर्क that safeguards processing of personal data। लीगल फ्रेमवर्क है, एक्ट क्या है, एक कानून है जो क्या करता है, जो सेफगार्ड करता है प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। या एक टर्म और आप यूज कर सकते हैं कि डीपीडीपी एक्ट रेगुलेट्स प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। ये एक्ट क्या कर रहा है, रेगुलेशन का काम कर रहा है कि आपका मेरा जो पर्सनल लेवल पे जो डेटा है उसको कंपनियां, उसको सरकार कितना और कैसे प्रोसेस कर सकती है, जिससे क्या हो, जिससे ये दोनों बैलेंस बना रह सके कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी असर ना पड़े, इंडिया जो है वो ग्रो करता रहे, इंडियन इकोनॉमी है ग्रो करती रहे, इंडिया एक एआई पावर बन के उभरे, ठीक है, यहाँ की जीडीपी बढ़े, और साथ ही साथ लोगों की प्राइवेसी का भी उल्लंघन ना हो। दिस इज द मेन स्टे और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। 2017 में क्या होता है, पुट्टस्वामी जजमेंट आती है, पढ़ा है आपने? पुट्टास्वामी जजमेंट क्या करती है? पुट्टास्वामी जजमेंट नहीं, पॉलिटी किसी की नहीं हुई तो कैसे नहीं पता है? राइट टू प्राइवेसी, Puttaswamy judgment 2017 was a landmark ruling by the Supreme Court of India that unanimously declared the right to privacy as a fundamental right under Article 21। जैसे आपका राइट टू लाइफ है वो धीरे धीरे एक्सपेंड किया है ना, मेनका गांधी केस आया, पढ़ा है ना, मेनका गांधी केस आया, उसमें मेजर चेंजेस हुए, उसके बाद इसमें राइट टू एजुकेशन भी ऐड किया गया है। 2017 में आर्टिकल 21 में एक चीज और ऐड कर दी जाती है, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी भी अब राइट टू लाइफ का पार्ट है। कब से? पुट्टास्वामी जजमेंट से। लक्ष्मीकांत पढ़िए, उसमें मिल जाएगा ये फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर। हाँ पढ़ा है, केएस पुट्टास्वामी जजमेंट वही है, ठीक है। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करती है कि प्राइवेसी जो है वो राइट टू लाइफ का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है, क्योंकि अब क्या है, इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है बढ़ रहा है, हम पर डे बहुत ज्यादा डेटा यूज कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे, मतलब एवरीबडी नाउ इज ऑन सोशल मीडिया, हम पर डे मेटा डेटा जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा, व्हाट्सएप आप कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, अब ये सारी चीजें आपके डिवाइस पे नहीं है,
मतलब डिवाइस पे भी हैं, लेकिन मोस्टली ये कहाँ पर है? जैसे आप नया फोन यूज करते हैं नए और लॉगिन किया दोबारा से, गूगल अकाउंट फिर से लॉगिन किया, तो क्या होता है, नए फोन में भी पुरानी चैट्स पुरानी फोटोज आ जाती हैं कि नहीं आ जाती हैं? तो ये खाली आपके डिवाइस पे नहीं है, ये कहाँ पे है, ये क्लाउड पे भी है, ये डेटा सेंटर पे भी है। तो ये किसके पास है? ये प्राइवेट कंपनी के पास है। ये सारा डेटा आपका किसके पास है? ये प्राइवेट कंपनीज के पास है। इसी डेटा को कंपनीज यूज करती है। व्हाट्सएप आप फ्री में कैसे यूज कर लेते हैं? व्हाट्सएप का क्या फायदा है? 2009-10 से आप यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप, कैसे यूज कर रहे हैं? कोई फीस देते हैं आप उसकी? नहीं देते हैं। उसको फेसबुक ने 19 या 20 बिलियन डॉलर में खरीदा था। क्यों खरीदा था? जब उससे कोई रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है, मतलब कोई फीस बेस्ड रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो मार्क जकरबर्ग ने क्यों खरीदा? क्या हो सकता है? क्योंकि उसमें डेटा बहुत ज्यादा है, और डेटा इज अ न्यू ऑयल। 20 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर कितना हो गया? 85 के एक्स 8,500 करोड़। 85,000 करोड़ 1,70,000 करोड़ में खरीदा गया है। उस समय खैर एक्सचेंज रेट अलग था, तो 2.25 लाख करोड़ में व्हाट्सएप खरीदा गया। क्यों खरीदा गया? क्योंकि फीस तो आ नहीं रही, हम मंथली कुछ देते नहीं है व्हाट्सएप यूज करने का, इसलिए क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है उसमें। तो ये डेटा प्रोसेस किया जाता है, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस, जो टर्म्स आप सुन रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब हम मेटा डेटा उसको एनालाइज कर रहे हैं। मेटा डेटा हर चीज में यूज हो रहा है, खासकर एआई में, मशीन लर्निंग में, ठीक है। तो 2017 में क्या हो रहा है? पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि राइट टू लाइफ में अब राइट टू प्राइवेसी भी है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक एक्सपर्ट कमेटी है वो गठित करती है कि क्योंकि अब हम डेटा बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, तो ये डेटा कैसे मैनेज होना चाहिए, पर्सनल डेटा जो हमारा आपका डेटा है वो कैसे मैनेज होना चाहिए। तो जस्टिस बी एन श्री कृष्ण कमेटी बैठती है, जस्टिस बी एन श्री कृष्ण कमेटी बैठती है, और वो क्या करती है? वो पर्सनल डेटा बिल है, वो उसकी कमेटी के बेसिस पे पर्सनल डेटा बिल आता है, ठीक है। हालांकि वो लैप्स कर जाती है क्योंकि उसमें कुछ देखा जाता है इरेगुलरिटी है, लेकिन दोबारा से एफर्ट को रिवाइव किया जाता है, और फाइनली गवर्नमेंट नया बिल, डीपीडीपी बिल है, वो इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। और फाइनली 2023 में ये डीपीडीपी बिल है उसको क्या कर दिया जाता है? पास कर दिया जाता है। डीपीडीपी बिल कर क्या रहा है? बेसिकली ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, जिसके तहत कैसे पर्सनल डेटा को प्रोसेस करना है, कंपनियों को क्या क्या बातें माननी पड़ेगी। कंपनियां अपने मन से डेटा आपका मेरा मैनेज नहीं करेंगी। डीपीडीपी एक्ट है, उसके टेनेट्स, उसके प्रावधान, उसके जो प्रोविजंस हैं, उसके हिसाब से डेटा प्रोसेस करेंगी। एक्ट और रूल्स, मैंने आपको बताया अंतर क्या है। एक है लेजिस्लेशन, दूसरा है सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। एक्ट कौन पास कर रहा है? पार्लियामेंट पास कर रहा है। पार्लियामेंटेरियन जो है एक्ट के माध्यम से एक ओवर वर्किंग विजन दे देते हैं कि हमको ये चीज चाहिए, ठीक है। अब उन प्रोविजंस को इफेक्चुएट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए ग्राउंड लेवल पे हम क्या देखते हैं? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन देखते हैं। तो एक्ट्स होगा, एक्ट्स के प्रावधानों को, प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे हमको क्या दिखेंगे? रूल्स दिखेंगे। तो अब 2025 में हमको डीपीडीपी रूल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो डीपीडीपी एक्ट क्या आपको समझ में आ गया? व्हाट इज डीपीडीपी एक्ट, ठीक है। कि लीगल फ्रेमवर्क जो क्या कर रहा है? पर्सनल डेटा कैसे प्रोसेस किया जाएगा ये बता रहा है। मतलब उसका जो रेगुलेशन है, मतलब मनमाने तरीके से कंपनियां अब डेटा प्रोसेस नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी डीपीडीपी एक्ट में? डीपीडीपी एक्ट में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि इसमें स्पेसिफाई किए गए कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन रहेंगे। स्टेक होल्डर्स में एक चीज थी डेटा प्रिंसिपल, और दूसरा डेटा फिड्यूशरी, डीपी और डीएफ, ये दो स्टेक होल्डर्स हैं। डीपीडीपी एक्ट क्या है ये हमने लिख लिया। अब क्या मेजर प्रोविजंस हैं, वो हम लिख रहे हैं। प्रोविजंस, सबसे पहले डीपीडीपी एक्ट दो स्टेक होल्डर्स बताती है। कौन? एक है आपका डेटा प्रिंसिपल्स, और दूसरा है डेटा फिड्यूशरी। डेटा प्रिंसिपल कौन है? डेटा प्रिंसिपल हम और आप हैं, जिनका डेटा है। और डेटा फिड्यूशरी कौन लोग हैं? डेटा फिड्यूशरी वो एंटिटीज हैं जो आपका मेरा डेटा ले रही हैं, जैसे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे एंटिटीज जो हैं वो डेटा फिड्यूशरीज हैं। और डीपी कौन है? डेटा प्रिंसिपल हम आप। तो डेटा प्रिंसिपल आर द इंडिविजुअल्स हु आर ओनिंग द डेटा मतलब हम आप। और डेटा फिड्यूशरी कौन हो गए? वो एंटिटीज जो हमारा आपका मतलब डेटा प्रिंसिपल का जो डेटा है उसको प्रोसेस कर रही हैं, उसको कलेक्ट कर रही हैं, डिसेमिनेट कर रही हैं, प्रोसेस कर रही हैं। तो पहली चीज तो प्रावधान ने बताई। पहला प्रावधान क्या है? स्टेक होल्डर्स।
पहला प्रोविजन है कौन कौन स्टेक होल्डर है, तो डीपी और डीएफ। दूसरा क्या है, दूसरा केंद्र सरकार को पावर मिल गई डीपीडीपी एक्ट के तहत कि वो जो डेटा फिड्यूशरीज हैं उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकती है, दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकती है, एक डेटा फिड्यूशरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी। पहला जो प्रावधान है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू स्टेक होल्डर, कौन कौन स्टेक होल्डर रहेंगे, तो दो स्टेक होल्डर्स हमको दिख गए। दूसरा प्रावधान क्या है, जो डेटा फिड्यूशरीज हैं इनको भी फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, डेटा फिड्यूशरी और सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी। डेटा फिड्यूशरी वो है जिनका एक सर्टेन नंबर रहेगा, लेकिन सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी वो एंटिटीज हैं जिनका जो यूजर बेस है वो बहुत ज्यादा रहेगा, वो बहुत ज्यादा रहेगा। जैसा आपने देखा ना, इंस्टाग्राम पे कितने यूजर्स होंगे, व्हाट्सएप पे कितने, व्हाट्सएप पे 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, ठीक है, तो उनको सरकार क्या कर सकती है, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी डिक्लेयर कर देगी। और दूसरे क्या है, नॉर्मल डेटा फिड्यूशरी। इसमें क्या होगा, मान लिया मैंने आज एक ऐप बनाया, उसमें एक साल में 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए या 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है, तो ये सब्सक्राइबर बेस बहुत बड़ा नहीं है ना, ये तो छोटा है, कहां 50 करोड़ और कहां 2 लाख 1.5 लाख, ठीक है। तो सारी कंपनियों के लिए सेम रूल्स नहीं रहेंगे, इसमें भी बाइफर्केशन, क्योंकि आपने डेटा फिड्यूशरीज का भी बाइफर्केशन कर दिया है, तो इसमें भी क्या है, अलग अलग डेटा फिड्यूशरीज के लिए अलग अलग रूल्स बनाए जाएंगे। इसका क्या रीजन हो सकता है, क्या रैशनल हो सकता है, इसका रैशनल ये हो सकता है कि मान लिया कोई फेक न्यूज है, ठीक है, वो फेसबुक पे तेजी से फैलेगी, या मान लिया लखनऊ का कोई लड़का उसने नया ऐप बना दिया जिसमें 10,000 लोग हैं, जो फेसबुक, क्योंकि उसका रीच जो है वो ज्यादा है। तो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी क्लासिफाई करने के पीछे का जो औचित्य है सरकार का वो क्या है, वो ये है कि जो बड़े सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, उन पे और ज्यादा लगाम लगाई जाए और ज्यादा रेगुलेशन लगाई जाए, क्योंकि इनका मिसयूज भी ज्यादा है, ठीक है। तो दूसरा प्रावधान ये था कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा फिड्यूशरी इनटू नॉर्मल डेटा फिड्यूशरी एंड सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी। तीसरी चीज क्या थी कि एंटिटीज को, जो ये डेटा फिड्यूशरीज हैं, उनको एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो अपॉइंट करना पड़ेगा, जो रियल टाइम यूजर्स का ग्रीवांस है, शिकायत है, उसका निवारण कर सके। मतलब ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक डीपीओ डीपीओ है वो नियुक्त करना पड़ेगा, किसको, डेटा फिड्यूशरीज को। मतलब डेटा प्रिंसिपल को दिक्कत हो रही है, अगर दिक्कत हो रही है किसी चीज से, कोई शिकायत है इंटरमीडियरी से या डेटा फिड्यूशरी से, तो डेटा फिड्यूशरी को एक डीपीओ अपॉइंट करना पड़ेगा, जिससे जो ग्रीवांस है उनका रिड्रेसल हो पाए, शिकायत का निवारण हो पाए। चौथी क्या चीज थी, क्या पेनाल्टी होगी, क्या पेनाल्टी होगी, मान लिए डीपीडीपी एक्ट के प्रावधान है उसको ट्रांसग्रेस किया जा रहा है, तो इसमें क्या पेनाल्टी होनी चाहिए, ये भी स्पेसिफाइड है एक्ट में। ये शुरू होगी 10,000 से और 250 करोड़ तक की पेनाल्टी लग सकती है, 250 सीआर तक की पेनाल्टी लग सकती है, ठीक है, ये भी आपका डीपीडीपी एक्ट में। चौथी क्या चीज है, राइट टू इरेजर, मतलब एक्ट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट राइट टू इरेजर। एक तरीके से डीपीडीपी एक्ट कर क्या रहा है, ये आपको पावर दे रहा है, डेटा प्रिंसिपल को पावर दे रहा है कि आप अपने डेटा को और अच्छे से कंट्रोल कर पाए, ठीक है, आपके कंसेंट के बिना डेटा फिड्यूशरी आपका डेटा ना यूज करे। छोटे बच्चे अगर सोशल मीडिया पे हैं तो पेरेंटल कंसेंट है वो चाहिए इस एक्ट के तहत। अब क्या है, आइडिया ये है कि मतलब डेटा प्रिंसिपल है, मतलब हम और आप हैं, इनका जो कंट्रोल है अपने डेटा पे वो और ज्यादा रहे, और ज्यादा रहे, ठीक है। अब मान लीजिए किसी के बारे में कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन आ जा रही है इंटरनेट पे, फॉल्स इंफॉर्मेशन आ रही है, या जैसे मॉफ्ड इमेजेस हैं वो फ्लोट कर दी गई, इस टाइप की चीजें हैं, तो डीपीडीपी एक्ट में प्रावधान है राइट टू इरेजर का भी, कि मान लीजिए किसी सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैल गई या मॉफ्ड इमेज फैल गई, तो इससे क्या है, जो पर्सन है, कंसर्न पर्सन, वो डिफेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिफेम हो रहा है, तो राइट टू इरेजर का भी प्रोविजन डीपीडीपी एक्ट में, राइट टू इरेजर, कि वो अपने डीपीओ को कांटेक्ट करके वो जो इंफॉर्मेशन है वो हटवा सकता है, इंफॉर्मेशन है वो हटवा सकता है। इस टाइप के प्रोविजंस पहले नहीं थे, पहले क्या था कि पर्सनली ईमेल करके लोग करते थे, लेकिन अब क्या है, अब डीपीओ की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है डीपीडीपी एक्ट के तहत। फिर क्या है, एक बोर्ड,
DPBI, DPBI गठित किया जाएगा। DPBI is Data Protection Board of India, independent body established by the Act. DPDP Act and DPDP rules form India's legal framework for personal data protection, and DPBI is responsible for enforcement including investigation and adjudicating breaches. तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का भी प्रावधान दिया गया है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा? इसका काम रहेगा केसेस एडजुडिकेट करना। अब मान लीजिए मैं डेटा प्रिंसिपल हूं, मेरा कुछ ग्रीवांस है, किसके साथ? डेटा फिड्यूशरी के साथ। सबसे पहले मैं किसको कांटेक्ट करूंगा? मैं इसके डीपीओ को कांटेक्ट करूंगा। डीपीओ को कांटेक्ट करने के बाद भी मेरा जो ग्रीवांस है उसका रिड्रेसल नहीं हो रहा है, ठीक है, और जो फिड्यूशरी है या डीपीओ है वो कह रहा है कि अब ये हम काम नहीं कर सकते, मैं टसल में आ गया हूं, मेरे ग्रीवांस को रिड्रेस नहीं किया जा रहा है, तो मैं किसके पास जा सकता हूं? अब मैं डीपीबीआई के पास जा सकता हूं, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। तो डीपीबीआई बेसिकली है क्या? डीपीबीआई एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जो कि अगर किसी प्रकार का टसल है किसके किसके बीच में, डेटा प्रिंसिपल और फिड्यूशरी के बीच में, तो आप किसके पास जा सकते हैं? डीपीबीआई के पास जा सकते हैं, डीपीबीआई के पास जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगी? ये ऑर्डर पास करेगी, या तो आपके या फिड्यूशरी के फेवर में वर्डिक्ट देगी। अगर आप इसके वर्डिक्ट से खुश नहीं, आपके फेवर में आ गई चीज, तो आप ऑब्वियसली बात है घर चले जाएंगे। वरना क्या है, अगर आप खुश नहीं है एंड यू वांट टू अपील, तो आप डीपीबीआई के ऑर्डर को लेके हाई कोर्ट भी मूव कर सकते हैं, हाई कोर्ट भी मूव कर सकते हैं। तो डीपीबीआई क्या है? एक प्रकार का कोर्ट है, मान लीजिए एक प्रकार का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। तो ये सारी कुछ चीजें हमको कहां देखने को मिल रही हैं? हमको देखने को मिल रही हैं डीपीडीपी एक्ट 2023 में। दीज आर सर्टेन मेजर प्रोविजंस ऑफ डीपीडीपी एक्ट 2023। क्या है ये? लीगल फ्रेमवर्क दैट सेफगार्ड्स प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। ठीक है, ये हमको जो डेटा प्रिंसिपल हैं, जो डेटा ओन करते हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इनको पावर दे रहा है कि मतलब हमारा जो कंसेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है डेटा प्रोसेसिंग के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए। ये क्या कर रहा है? गाइडलाइंस हैं वो ले डाउन कर रहा है, प्रोविजंस हैं वो ले डाउन कर रहा है कि कैसे इंडिया में पर्सनल डेटा को गवर्न किया जाएगा, कैसे उसको रेगुलेट किया जाएगा। ये सब करने के लिए क्या प्रावधान है? तो सबसे पहले स्टेक होल्डर हो गया, दूसरा क्या है? सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी, और डेटा फिड्यूशरी डीपीओ की नियुक्ति की पेनल्टी, अगर डीएफ है वो बात मान नहीं रहा है, फिड्यूशरीज हैं वो बात मान नहीं रहा है, तो 10,000 रुपए से 250 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है। फिर क्या है? राइट टू इरेजर है, और फिर है डीपीबीआई, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। अगर विवाद हो रहा है किसके किसके बीच में? प्रिंसिपल और फिड्यूशरी के बीच में, तो इस विवाद को लेकर आप किसके पास जा सकते हैं? अगर डीपीओ आपका विवाद सुलझा नहीं पा रहा है, कंपनी का डीपीओ आपका विवाद सुलझा नहीं पा रहा है, तो आप डीपीबीआई जा सकते हैं। डीपीबीआई के भी फैसले से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप किधर जा सकते हैं? इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्डिक्ट ऑफ डीपीबीआई, आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज डीपीडीपी एक्ट। अब क्या है? डीपीडीपी रूल्स आ गए हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। कर क्या रहे हैं? मैंने आपको बताया, रूल्स एक्ट को एफेक्चुएट करते हैं ग्राउंड लेवल। जैसे मान लीजिए शहर में राइट हो जाता है ना, दंगे, तो पुलिस कप्तान है वो एसएचओ को बोलता है, क्या करता है, दंगा किसी भी तरीके से 2 बजे तक कंट्रोल में आ जाना चाहिए, इस टाइप का डायरेक्शन। तो दिस इज एन एक्ट। अब ग्राउंड लेवल पे एसएचओ क्या क्या साम दाम दंड भेद कर रहा है, दोज आर रूल्स। ठीक है, तो डीपीडीपी रूल्स क्या है? बाय लॉज या सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो डीपीडीपी एक्ट को ग्राउंड लेवल पे इफेक्चुएट कर रहे हैं। ठीक है, हुआ क्या है इसमें? जो नए रूल्स नोटिफाई किए गए हैं, अभी इसी हफ्ते की न्यूज है, उसमें यह है कि 18 महीने की 18 मंथ टाइमलाइन है वो निर्धारित की गई है, 18 मंथ टाइमलाइन।
ठीक है, कि अब से मतलब रूल्स के नोटिफाई होने के बाद से मतलब 18 महीने तक जो डीपीडीपी एक्ट के प्रोविजंस हैं वो पूरे हो जाने चाहिए, पूरे हो जाने चाहिए। क्योंकि क्या है, इसमें भी अब इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करने पड़ेंगे ना। कंपनी को आप गवर्नमेंट जो है ओवरनाइट कहे कि आप चेंज करिए, तुरंत डीपीओ लाइए, डेटा प्रोटेक्शन ऐसे होना चाहिए, कंसेंट आपको ऐसे लेनी चाहिए, तो ओवरनाइट नहीं कर सकती। उनको भी कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करने पड़ेंगे, उनको भी कुछ संस्थागत स्तर पे कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। अब इसमें समय लगेगा, इसमें क्या है, समय लगेगा। तो 18 महीने का समय दिया गया है, अब से लेके आगे तक 18 महीने का समय दिया गया कि 18 महीने तक आप क्या करिए, ये जो प्रोविजंस हैं, ये जो प्रोविजंस हैं वो पूरी पूरी तरीके से अपने यहाँ लागू करिए। दूसरा क्या है, प्रोटोकॉल्स लेआउट कर दिए गए हैं। क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, ठीक है, डेटा ब्रीच के कॉन्टेक्स्ट में, डेटा ब्रीच, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डेटा ब्रीच हो जा रहा है, किसी कंपनी के डेटा सेंटर से डेटा ब्रीच हो जा रहा है, तो क्या क्या प्रोटोकॉल्स लेने पड़ेंगे, क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे बिल्डिंग में आग लग जाती है तो क्या होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, कि आपको क्या फायर एक्सटिंग्विशर निकालना है। तो मान लीजिए डेटा ब्रीच हो जा रहा है, तो कंपनीज को क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, उसको भी वेल लेआउट किया गया है प्रोटोकॉल के माध्यम से इन पर्टिकुलर रूल्स में। तीसरी चीज क्या है, वेरीफाइबल कंसेंट इन केस ऑफ किट्स, वेरीफाइबल कंसेंट किसके केस में, किट्स। अभी क्या है, अभी हमको देखने को मिलता है 14 साल का बच्चा है या 15 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, वो भी अपना फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेता है, ठीक है। अब क्या है, अब उसका गार्जियन कंसेंट लेना पड़ेगा, गार्जियन कॉन्सेंट्स है वो लेना पड़ेगा सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए। मतलब इफ अ किड वांट्स टू रन एन अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, तो उसको मतलब उसके पेरेंट्स की जो है वो पहले एक कॉन्सेंट है वो लिखा जाएगा। जैसे आप कुछ अकाउंट बनाते हैं तो नहीं लिखा आई हियर बाय डिक्लेयर, फिर आप उसको टिक करते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब क्या है, अब पेरेंटल कंसेंट भी लेना आवश्यक हो गया, या गार्जियन कंसेंट है वो भी लेना आवश्यक हो जाएगा। और चौथी चीज है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए भी प्रावधान बनाए गए हैं इस पर्टिकुलर रूल्स में, कि मान लीजिए कोई डेटा ब्रीच हो रहा है, ठीक है, या आप मान के चलिए कि कोई फेक न्यूज फैल गई सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई फेक न्यूज, और यूजर्स के कहने पे भी उसको फ्लैग डाउन नहीं किया गया, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे तय की जाएगी, ये सारी चीजें रूल जो है वो नोटिफाई करता है, ठीक। तो फाइनली हमको क्या देखने को मिला, हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन को लेके एक्ट तो आ गया था 2023 में, लेकिन रूल्स नहीं थे, तो अभी ये ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ था। अब क्या है, अब ऑपरेशनलाइज हो गया है। तो इंडिया इज अमंग फ्यू जुरिस्डिक्शन, फ्यू लॉ जुरिस्डिक्शन जहां पर डेटा, रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन को लेके एक लॉ है हमारे पास। वी हैव अ रोबस्ट लॉ विद रिस्पेक्ट टू डेटा प्रोटेक्शन। जैसे ईयू के पास क्या है, जीडीपीआर है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है, वो मतलब उसको कहते हैं बेंचमार्क लॉ है, ठीक है, बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत टफ है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ अनुसरण हमने करने की कोशिश किया है, कुछ हमने इमिटेट करने की कोशिश की है, लेकिन हम क्या किए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसको मॉडिफाई किए। जीडीपीआर, GDPR stands for General Data Protection Regulation, European Union law that sets strict rules for how organization can collect, process and store personal data. Adopted in 26, took effect in 2018. ठीक है, जैसे हमारा 23 और 25 हुआ ना, इनके भी एक्ट कब आ गए थे या रेगुलेशन कब आ गया था, 16 में, लेकिन रूल्स बने होंगे 2018। क्यों, क्योंकि कंपनियों को आपको समय देना पड़ता है। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिल गया, 1992 में, नहीं याद आया कि नहीं, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं, 72nd 73rd, ठीक है, और 92 में आया, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम कब से आया है, एक साल बाद से। क्योंकि स्टेट्स को आपको स्पेस देनी पड़ेगी ना, कि उनको भी तो अपने हिसाब से लॉज में चेंजेस करने हैं, ओवरराइट नहीं कर सकते। तो क्या होता है, एक्ट बनता है, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम वो एक लेटर डेट से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट वॉज अडॉप्टेड इन 2026, टुक इफेक्ट
in 2018 and aims to protect fundamental right to privacy for EU resident. ये सबसे stringent data protection regulation है across the world. Across the world ये सबसे strict है, ठीक है. इंडिया ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, इतना इंडिया जो है वो इतने strict रेगुलेशन नहीं बना सकता था, लेकिन हमने अपने कंट्री के हिसाब से, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्राइवेसी के हिसाब से रूल्स बनाना. क्योंकि आप क्या है, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट बना देंगे तो क्या होगा, कंपनी आके पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना, एफडीआई लाना, एफआईआई लाना, वो कम कर देंगे. फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत टफ हो जाएगा. जैसे अभी हमने क्या देखा, एक आर्टिकल हम कर रहे थे ना, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्यूसीओ, तो आपने स्टिक कर दिया तो क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डैम्पन हो गई. तो आप अपने यहाँ डीपीडीपी एक्ट को और ज्यादा अमेंडमेंट से टफ बना देंगे, और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना देंगे ईयू की तरह. तो क्या है, बाहर की कंपनियां यहाँ पे निवेश करने से बचेंगी. उससे क्या होगा, जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी है, जो जीडीपी है, वो नेगेटिवली इंपैक्ट होगी. ठीक है, तो हमने अपने हिसाब से, हमने क्या किया, अपने हिसाब से ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो बनाया है, और अब फाइनली हम इसको रूल्स के माध्यम से ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया. ठीक है, 2025 से. रीसेटिंग, अगला आर्टिकल है रीसेटिंग इंडिया कनाडा रिलेशंस. यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है, इंडिया कनाडा जीएस पेपर, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है, तो अभी क्या हुआ, कनाडा के जो ट्रेड मिनिस्टर है, ठीक है, मनिंदर सिद्धू, he was on a state visit to India. ठीक है, जहां पे वो किससे मिले हैं, अपने इंडियन काउंटर पार्ट से. हमारे यहाँ कॉमर्स मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल से मुलाकात हुई, और उसके बाद कई नई पार्टनरशिप फॉर्ज की गई हैं, नए एमओयू साइन किए गए हैं. और इससे हुआ क्या है, मतलब ठीक है, एमओयू वगैरह तो साइन हुए हैं अलग अलग स्पेस में, लेकिन मेजर चीज वो हुई है कि हम अब वी आर रिवाइविंग टाइज. बीच में क्या है, इंडिया और कनाडा के जो संबंध हैं वो क्या हो गए थे, बहुत खराब हो गए थे. क्यों, जस्टिन ट्रूडो की वजह से. जस्टिन ट्रूडो अपने एक वोटर बेस को अपीस करने के लिए, वो छोटा सा वोटर बेस खालिस्तानियों का, उसको अपीस करने के लिए क्या कर रहे थे, इंडिया को कॉर्नर करना शुरू कर दिया था. डिप्लोमेटिकली इंडिया को कॉर्नर करना शुरू कर दिया था. वहां पे एक व्यक्ति है निज्जर. ठीक है, निज्जर क्या है, एनआईए द्वारा एक घोषित आतंकवादी है. ठीक है, आपका यूएपीए लिस्ट में उसका नाम भी है. ठीक है, ही इज अ डिक्लेयर्ड टेररिस्ट. निज्जर की कनाडा में मार के हत्या कर दी जाती है. ठीक है, और इसका एलिगेशन, मतलब इसका जो एलिगेशन वो किस पे लगता है, इंडिया पे लगता है. कौन लगा रहा है, जस्टिन ट्रूडो लगा रहा है, जो वहां का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उस समय का. ठीक है, क्यों, इसलिए क्योंकि वोट बैंक है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स है. जैसे हमारे यहाँ भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स होती है, अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्गों को खुश करने के लिए. ठीक है, वहां पे भी सेम काम किया गया, और मतलब इंडिया पे एलिगेशन थ्रो किया, वो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर. तो मतलब इंडिया ने रिजेक्ट किया ये सब. ठीक है, रिजेक्ट किया, और साथ ही साथ कहा कि अगर ऐसा है तो आप सबूत लाइए, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे. लेकिन उस साइड से कोई प्रूफ नहीं आया. तो इसकी वजह से विद इन इट्स पार्टी, मतलब विद इन द पार्टी ऑफ जस्टिन ट्रूडो, मतलब पीपल स्टार्टेड रेजिंग वॉइस कि इंडिया एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है. और जो ये रिमार्क्स हैं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के या इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर के, ये क्या कर सकते हैं, ये इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस हैं उनको खराब कर सकते हैं. ठीक है, तो फाइनली हमको क्या देखने को मिलता है कि जस्टिन ट्रूडो फाइनली गोस, मतलब ही इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा. अब कौन है, मार्क कार्नी है. ही इज अ इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, मार्क कार्नी.
मार्क कार्नी क्या कहते हैं? मार्क कार्नी जो है ही इज फॉर इंडिया, मतलब फॉर गुड रिलेशंस विद इंडिया। तो मार्क कार्नी जब से आए हैं तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि G7 मीट के साइडलाइन पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और मार्क कार्नी दोनों मिलते हैं और यहाँ से बात शुरू होती है। हाँ जी, वहां वहां से बात होती है कि हमको जो अपने रिलेशंस हैं, जो बायलेटरल कोऑपरेशन है, बढ़ाने चाहिए, ठीक है। अलग अलग डोमेन में हम क्या कर सकते हैं? हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मीटिंग हुई थी, साइडलाइन पे हुई थी, मतलब मुख्य एजेंडा कुछ और था। मेन मीटिंग G7 की थी, लेकिन क्या होता है, G7 लंच पे लोग मिलते हैं, डिनर पे, ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं, हाई टी पे मिलते हैं। तो साइडलाइन पे बात हुई और दोनों पक्षों ने कहा, दोनों प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, मतलब अब हमको जो पुरानी चीजें हैं उनको भुलानी पड़ेंगी और टाइज जो है वो रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी हमको क्या देखने को मिला है? अभी हमको ये देखने को मिला है 7th MDTI हुई है, मिनिस्टीरियल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। 7th MDTI मतलब एक प्रकार का ये डायलॉग मैकेनिज्म होता है। MDTI क्या मतलब? एक डायलॉग मैकेनिज्म है, मिनिस्टीरियल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब दीज आर सीरीज ऑफ डायलॉग्स बिटवीन इंडिया एंड कनाडा ओवर व्हाट? इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, ओवर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। तो ये क्या है? एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म है जो दोनों कंट्रीज ने मिलकर प्लेस किया है। और ये वाला जो मीटिंग हुई है, ये जो मीटिंग हुई है मनिंदर सिद्धू और पीयूष गोयल के बीच में, दिस वाज द 7th एडिशन, मतलब 7वां संस्करण था ये, 7वां संस्करण, ठीक है। तो अब मतलब मोस्ट लाइकली यही है कि यहां से अब हमको एक नॉर्थवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा इंडिया कनाडा के रिलेशन में, एक नॉर्थवर्ड मूवमेंट देखने, क्योंकि देखिए कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। कनाडा जो है, कनाडा के साथ अच्छे रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिलेशन वाकई में बहुत खराब हो गए थे। सो मच सो कि जब ट्रूडो अभी इंडिया आए थे अपनी फैमिली के साथ, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले भी नहीं थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले भी नहीं थे। एक जूनियर मिनिस्टर है वो, मतलब प्रोटोकॉल क्या होता है, पीएम से वो पीएम रिसीव करेंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ था, वो मिले ही नहीं जस्टिन ट्रूडो से, ठीक है। तो जो रिलेशन है वो वाकई बहुत खराब हो गए थे, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये बहुत बड़ी बात होती है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप क्या करते हैं, आप सेट प्रोटोकॉल्स को मानते नहीं, ठीक है। तो अब हमको क्या फाइनली देखने को मिल रहा है? जो रिलेशंस हैं वो दोनों पक्षों के बीच में बेटर होते जा रहे हैं, ठीक है। क्या रहे हैं रिलेशंस दोनों के बीच में? हिस्टोरिकल टाइमलाइन क्या रही है? हिस्टोरिकल टाइमलाइन ये रही है कि इंडिया की जो रिलेशंस हैं कनाडा के साथ कभी होस्टाइल नहीं रहे, हमेशा से अच्छे संबंध रहे, हमेशा से हमारे जो संबंध है वो अच्छे रहे हैं, बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी। क्योंकि देखिए दोनों कंट्रीज क्या हैं? दोनों कंट्री लोकतंत्र हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी जो वैल्यू सिस्टम है वो भी अलाइंड है, मतलब हम भी सेक्युलर हैं, ठीक है, सेक्युलर हैं, हम भी वी बिलीव इन द आइडिया ऑफ रिपब्लिक, ठीक है। यही सारी चीजें कनाडा में भी हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो वेरी रोबस्ट एंड अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, दे आर ऑल्सो वेरी रोबस्ट एंड अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। तीसरा क्या है? जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है वो बहुत ज्यादा है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, दैट इज देयर, ठीक है। मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा में से एक इंडियन डायस्पोरा कहीं पे है, वो कहाँ पे है? कनाडा में। मतलब आपको वहां कई मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस, ये कौन मिल जाएंगे? इंडियन ओरिजिन के मिल जाएंगे। अभी यही जो आए हुए हैं ट्रेड मिनिस्टर, वो भी क्या है? इज ऑफ पंजाब डिसेंट, इज ऑफ पंजाबी डिसेंट, ठीक है। तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा न्यूक्लियर कॉपरेशन अग्रीमेंट भी हमने किया था 2010 में, ठीक है। स्पेस में जो हमारे टाइज हैं वो बहुत अच्छे हैं, स्पेस में जो हमारे टाइज हैं बहुत अच्छे हैं। इंडिया की इसरो और कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है, हम क्या करते हैं, जैसे GSLV या आपका PSLV लॉन्चेस होते हैं, तो उसमें कई बार हम कनाडा की सैटेलाइट से वो भी लॉन्च करते हैं, ठीक है। कई प्रोजेक्ट्स पे, कई स्पेस प्रोजेक्ट्स पे हम ज्वाइंट रिसर्च कर रहे हैं, ज्वाइंट इनोवेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें और भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो एक यूनिसन है, मतलब एक कोहेरेंसी है स्पेस प्रोग्राम्स में भी। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, ठीक ठाक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ FDI एंड FII। हमको कहां से कहां देखने को मिलती है? कनाडा से इंडिया आती हुई दिखती है, ठीक है। जिसका असर हमको क्या देखने को मिलता है कि जो ट्रेड है बहुत तेजी से बलून कर रहे हैं, बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। अगर 2024 की बात करें, लास्ट जो डेटा है उसमें यह है कि $23.66 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड है, बायलेटरल ट्रेड है दोनों पक्षों के बीच में, ठीक है, $23.66 बिलियन।
ठीक है, $23.66 बिलियन। तो ये क्या है, ये आपका हिस्टोरिकल टाइमलाइन है। हिस्टोरिकल टाइमलाइन है कि डेमोक्रेसी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, आइडिया ऑफ फ्रीडम, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट, इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है वहां पे। सो मचो कि आप देखेंगे कि वहां के जो हाईवेज हैं, वहां पे फ्रीवेज भी बोला जाता है। फ्रीवेज पे जो ऊपर लिखा रहता है वो पंजाबी में भी लिखा रहता है, पंजाबी में भी लिखा रहता है। जैसे हम कहीं जाते हैं ना, तो इतना दिल्ली इतना किलोमीटर दूर, तो वो इंग्लिश हिंदी में लिखा रहता है, कनाडा में आपको पंजाबी में भी लिखा दिखेगा, इतने ज्यादा वहां पे पंजाबीज हैं। ठीक है, तो डेटा मुझे इकोनॉमिक टाइम्स से मैंने उठाया अभी, मतलब जो आर्टिकल हम कर रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स से कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें कुछ प्लस माइनस हो तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अभी देखते हैं इसमें। सो दिस वाज अबाउट हिस्टोरिकल टाइज। जो टाइमलाइन हमारी ये रही है सही। एक एबरेशन जो आया है वो आया है जस्टिन ट्रूडो के समय में, जैसे अभी ट्रम्प के समय में आया हुआ है। यूएस से हमारे टाइज अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, ट्रम्प के समय में जो टाइज हैं वो थोड़े से खराब हुए हैं। ट्रम्प चले जाएंगे फिर से सही हो जाएंगे। यही चीज कनाडा के साथ भी थी। हिस्टोरिकली हमारे अच्छे टाइज रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी टाइज आपके खराब हो गए हैं। अब ये जो विजिट है, ठीक है, जो 7th MDTI हुई है, मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, उसकी क्या हाइलाइट्स रही हैं? ठीक है, व्हाट आर द मेजर टेकअवेज, व्हाट आर द मेजर टेकअवेज? टेकअवेज कुछ खास नहीं रहे हैं। जो मेजर चीज निकली है, मेजर चीज तो यही निकली है कि मतलब बोथ द साइड्स आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ इंप्रूविंग द रिलेशंस फ्रॉम हियर ऑन। कि मतलब दोनों साइड का अब ये है कि हमको अब यहाँ से जो रिलेशन संबंध है वो बेहतर करना है। तो ये तभी वो क्या है, बाकी चीजें सेकेंडरी हो जा रही हैं, जो एमओयू साइन हो रहा है। लेकिन क्या है कि मतलब बोथ द साइड्स आर रेडी टू एंगेज ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। सो मेजर टेकअवेज यही हैं कि दोनों साइड्स क्या डिसाइड किए हैं कि हमको जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उस सेक्टर में मिलके काम करना है। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स जो नए सेक्टर्स आ रहे हैं उसमें हम ज्वाइंट वेंचर्स कर सकते हैं, उसमें हम ज्वाइंट वेंचर्स कर सकते हैं। क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ठीक है, मतलब दीज आर न्यू एरियाज ऑफ कॉपरेशन जिस पे चर्चा हुई है। मतलब इंडिया और कनाडा, इंडियन प्राइवेट कंपनीज कनाडा की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या कर सकती हैं, इन नए एरियाज पे कॉपरेट कर सकती हैं, कन्वर्जेंस ला सकती हैं। ठीक है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हमारा है, हमारे ज्वाइंट वेंचर्स हैं वो भी होने लगे, हम कोलैब करने लगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रंट पे, इनोवेशन फ्रंट पे। तीसरा क्या है, एरोस्पेस सेक्टर पे वी कैन हैव ग्लोबल कन्वर्जेंस, क्योंकि इंडिया का जो एविएशन मार्केट है क्या है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक एविएशन सेक्टर की सप्लाई चेन प्रोक्योर कर पा रहे हैं कहां से, कनाडा से, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। इंडिया को भी फायदा है क्योंकि हमारा भी एविएशन सेक्टर ग्रो कर रहा है, उनको भी अपना माल बेचना है, उनको भी अपना सामान बेचना है। तो ये सारे कुछ नए एरियाज ऑफ कॉपरेशन है जो डिसाइड किए गए इस 7th MDTI में। इस 7th MDTI में चौथी चीज जो कही गई है वो की गई है सप्लाई चेन, सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला। क्योंकि अब कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड सबको पता है कि वो लोकली लोकली फुल प्रोडक्ट जो है, फुल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट अब कम प्रोड्यूस कर सकती है। अगर करेंगी भी तो इनएफिशिएंटली करेंगी, मतलब उतनी एफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो हमको क्या करना है, हमको अपने सप्लाई चेन को और ज्यादा व्यापक बनाना है। ये नॉलेज किसके पास है, इंडिया के पास भी है, कनाडा के पास भी है। जो हमने बात नहीं की थी कि जर्मन कार है लेकिन वो 4 जगह बन रही है, 3 जगह बन रही है, और फिर क्या है, उसको लाके एक जगह असेंबल किया जा रहा है। मतलब जैसे कार है, जर्मन कार है, मान लीजिए ऑडी है। ऑडी क्या है, एक यूरोपियन कार कंपनी है। उसका जो मेजर जहां इंजीनियरिंग हो रही है, उसका आईसी इंजन है, वो कहीं जर्मनी में बन रहा है, लेकिन बाकी जो पार्ट्स हैं वो हो सकता है चाइना में बन रहा हो। लेदर की सीट्स हैं अफ्रीका में बन रही हैं। इंडिया में क्या बन रहा हो, इंडिया में चैसी बन रही है उसकी। तो अब क्या है, अब मैन्युफैक्चरिंग है उसको डिस्पर्स किया जा रहा है, सप्लाई चेन जो है वो आपका एक्सपेंड हो रही है, मतलब चेन बन रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना।
तो चौथी जो चीज कही गई है इस एमटीटीआई में कि मतलब इंडिया एंड कनाडा कैन डू व्हाट, इंडिया एंड कनाडा कैन वर्क ऑन दीज फ्रंट। ठीक है, कि आपको सप्लाई चेन, एरोस्पेस सेक्टर, क्लीन एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल सेक्टर पे नया कन्वर्जेंस चाहिए दोनों कंट्रीज को। कनाडा जो है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाई कनाडा बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? क्यों रिलेशंस अच्छे रखना जरूरी है? बताइए। क्यों रखना जरूरी है? हाँ, हाँ, डायस्पोरा बहुत ज्यादा है, हमारा इंटरेस्ट है। इंडियन डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इंडियन डायस्पोरा ठीक ठाक भारतीय वहां पर हैं तो उनकी सुरक्षा, उनका वेलफेयर किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? इंडियन की। हाँ, हाँ, टेक्नोलॉजी भी एक चीज हो गई। जैसे आप नहीं देखते हैं कि कहीं पे कुछ दिक्कत होती है, जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है, तो हम अलग अलग ऑपरेशन चलाते हैं इंडियंस को रेस्क्यू करने के लिए। क्यों चलाते हैं? क्योंकि इंडियन डायस्पोरा का जो वेलफेयर है वो किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? भारत सरकार की। तो ठीक ठाक इंडियन डायस्पोरा है, ठीक ठाक इंडियन डायस्पोरा है। और अभी क्या है, जैसे अभी कुछ फ्रिंज खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, फ्रिंज खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, वो क्या करते हैं, जैसे टेंपल पे अटैक कर दिया, ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट रेफरेंडम कर दिया, इस टाइप की चीजें कर रहे हैं। जो वहां पे हिंदूज हैं उनको, उनके साथ मारपीट कर ली, ऐसे केसेस भी सुनने में आते हैं। तो इंडियन फॉरेन ऑफिस है ये अपना, ये जो पॉइंट है उसको रेज करता है कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ। एक पॉइंट तो ये हो गया इंडियन डायस्पोरा। दूसरा क्या बताया? क्रिटिकल मिनरल्स कनाडा में पर से नहीं है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है तो हम उनसे टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, हम उनसे टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। और इंडियन डायस्पोरा प्लस कल्चरल, कि इसी में आ जाएगा कल्चरल कनेक्ट। टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कनाडा, क्योंकि डेवलप कंट्री है तो इनके पास फंड्स भी है और टेक्नोलॉजी भी है, हम उनसे टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ ठीक ठाक कैनेडियन पेंशन फंड इंडिया में आता है। इंडिया में, इंडिया के कैपिटल मार्केट में निवेश है किनका? कैनेडियन पेंशन फंड्स का, हेज फंड्स का। बस पैसा ज्यादा, कल हमने डिस्कस किया था ना कि डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री में पैसा क्यों डालती है। जापानीज इन्वेस्टर या यूरोपियन इन्वेस्टर ब्राजील के मार्केट में, इंडिया के मार्केट में क्यों पैसा इन्वेस्ट करता है? चाइनीज मार्केट में, क्योंकि ये सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, यहाँ पे ग्रोथ रेट अच्छी आ रही है। एग्रीगेट डिमांड का हमने नहीं बनाया था, जो ग्राफ बनाया था। डेवलपिंग कंट्री में पैसा इसीलिए इन्वेस्ट किया जाता है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट ज्यादा टक्का मिलेगा। यूरोप में इन्वेस्ट करेंगे 2%, 1.5% मिलेगा, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे उनको कितना मिलेगा? 7%, 8% मिलेगा। ठीक है, तो ठीक ठाक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सोर्स है। उनको इंटरेस्ट चाहिए, हमको क्या चाहिए? फॉरेन कैपिटल चाहिए, तो हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है। और बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया में अगर, इंडिया को अगर यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप चाहिए, ठीक है, तो कनाडा कैन बी आवर की एलाई, वन ऑफ द की एलाइज। कनाडा कैन बी आवर वन ऑफ आवर की एलाइज। फिर क्या है, मल्टीलेटरलिज्म को बनाए रखना है। अभी हम ये सब बात कर रहे थे ना, बाय बाय सॉरी यूनिलेटरलिज्म, बायपोलैरिटी, इट्स अगेन ऑन द राइज। दुनिया यूनिपोलर थी, अब क्या है? बायपोलर हो गई है क्योंकि चाइना का राइज हुआ है। लेकिन इंडिया क्या है? इंडिया एक मिडिल पावर है। इंडिया इज अ मिडिल पावर, कनाडा इज ऑल्सो अ मिडिल पावर, डेवलप्ड है लेकिन इट इज ऑल्सो अ व्हाट, इट इज ऑल्सो अ मिडिल पावर। तो दोनों के इंटरेस्ट में क्या है? इंडिया और कनाडा दोनों के इंटरेस्ट में क्या है? दुनिया यूनिपोलर, बायपोलर रहे या मल्टीपोलर रहे? मल्टीपोलर रहे। तो मल्टीलेटरलिज्म और मल्टीपोलैरिटी दुनिया में बनी रहे, इसके लिए भी कनाडा और इंडिया क्या है, वो साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिहाज से कनाडा जो है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा हाँ, एक चीज और, डेटा कुछ और कह रहा है क्या? ईटी वाला डेटा गलत है इकोनॉमिक टाइम्स में? 2024 का जो लिखा था। नहीं, कई बार होता है दो अलग अलग सोर्सेस पे दो अलग अलग डेटा रहता है, मुझे लगा आप लोग सर्च किए। और ये सब डेटा है, इसमें हमेशा स्टार बना लिया कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको 25 में आप पढ़ रहे हैं, मेंस पता चला 26 में देना 27, तो ये डेटा क्या है? ये वोलेटाइल है ना, तो स्टार रहेगा तो आपको पता रहेगा, इसको अपडेट करते रहना। हाँ, डेटा हमेशा चेंज करना। डीपीडीपी अधिनियम 2023 और इसके प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। हाल ही में अधिसूचित डीपीडीपी नियम क्या है? थ्रो लाइट ऑन डीपीडीपी एक्ट 2023 and its provisions. What are DPDP rules notified recently? ठीक है। अब जितना पढ़े हैं सब नहीं लिख देना है, उससे एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कुछ लोग आंसर्स लेके आते हैं, तो जैसे क्लास के आंसर का फ्लो रहता, मतलब क्लास के ट्रांसक्रिप्ट का फ्लो रहता है, वैसे ही लिख देते हैं आंसर। उसमें से आपको छांट के वो चीजें निकालनी है जो क्वेश्चन में डिमांड की गई है, सब कुछ मत लिख दीजिएगा।